तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हिंदी भाषा एवं पेडागोजी के टॉप 100 प्रश्न। जैसा कि आपको पता है 30 नंबर की आपकी हिंदी आने वाली है और आप इसमें पूरे नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, तो हिंदी को हल्के में नहीं लेना है। सबसे ज़्यादा परेशानी इसमें यही होती है कि इसकी जो भाषा है वो थोड़ी-सी कठिन आती है। अगर आपने भाषा को समझ लिया तो आप आराम से 30 में से 28-29 नंबर लेकर के आ सकते हैं, जो आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए टॉप 100 ऐसे प्रश्न लेकर के आ गए हैं, जो आपके एमपी टेट वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 तीनों में ये जो प्रश्न हैं ये आए हुए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो लगातार रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। तो वे सभी 100 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके लिए हम लेकर के आ गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितने भी वीडियो हमारी डल रही हैं, इससे पहले सीडीपी की भी हम 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों में 100 प्रश्न डाल चुके हैं। सीडीपी के गणित पेडागोजी की वीडियो बना चुके हैं, ईवीएस के 200 महत्वपूर्ण प्रश्न करा चुके हैं। तो वो सारी वीडियो आपको देख करके जाना है, जिससे कि आप आसानी के साथ में 90 प्लस स्कोर तो कर ही सकें, और भी स्कोर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर लेते हैं तो आप आसानी के साथ में 90 प्लस स्कोर कर जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एमपी टेट फ्री क्लासेज के नाम से हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन बेल भी आपको दबा लेना है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। भाषा थोड़ी-सी कठिन हो तो उसको समझते हुए चलिएगा, सरल लैंग्वेज में हम भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पहला है, भाषा अर्जन कैसा होता है? तो जो भाषा अर्जन है वो आपका सहज एवं स्वाभाविक होता है, वो अपने आप आ जाता है, अपने आप जैसे आपका जन्म होता है। अगर हम बात करें, देखिए अंग्रेज़ों के जो बच्चे होते हैं वो इंग्लिश ही कैसे बोलने लगते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश के परिवेश में रह रहे हैं, तो वह एक सहज एवं स्वाभाविक है। तो जो भाषा अर्जन है वह एक तरह का सहज एवं स्वाभाविक लक्षण होता है। सीधा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भाषा अर्जन क्या होता है, तो भाषा अर्जन सहज एवं स्वाभाविक होता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, अनेक बार बच्चे लिखते समय त्रुटियां करते हैं, इसके उपाय का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है? बच्चे अगर कुछ लिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ गलतियां करेंगे, तो सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है कि हम उन गलतियों को सुधार सकें? तो देखिए, बच्चों को यह अवसर देना कि वे सही और गलत शब्दों का गहराई से अवलोकन करते हुए उनके बीच अंतर को पहचानें। जैसे कि आप उनको बताइए कि का क्या होता है, ठीक है? अब वो का को अगर खा समझ रहे हैं तो उनको बताइए कि नहीं, देखिए का का अर्थ होता है का से कबूतर, खा से खरगोश होता है। उनको चित्र दिखाइए कि ये कबूतर है, ये खरगोश है। तो उनको ये बताने का अवसर दीजिए कि सही और गलत शब्दों को अच्छे से देखें और समझें, पहचानें कि कौन सा अक्षर सही है, कौन सा अक्षर गलत है। तो यह जो है उनके बीच अंतर पहचानने के लिए उनको जो है प्रेरित करना चाहिए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि कौन सी है? तो व्यतिरेकी विधि जो है वो द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि होती है। ये फैक्ट वाला प्रश्न है, ऐसे ही आपको देख करके जाना है। मैं आपसे यही कहूँगा, आप इस वीडियो को 2x स्पीड पर देखिए, क्योंकि समय आपके पास में बहुत कम रह गया है। ये सारे प्रश्न आपकी आंखों के सामने से गुजर जाने चाहिए, जिससे कि आपके एग्जाम में अगर ये दिखें तो आपको लगे कि हाँ, इनको हमने पहले कहीं पढ़ा है, और आप आराम से उस ऑप्शन पर टिक कर सके जो सही है। देखिए, द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में अनुवाद किस विधि में किया जाता है? तो व्याकरण अनुवाद विधि में हम द्वितीय भाषा का मातृभाषा में अनुवाद करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, डॉल्टन शिक्षण पद्धति किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है? तो यह आपका माध्यमिक स्तर के जो बालक होते हैं उनके लिए डॉल्टन शिक्षण विधि को सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सहचर्य विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा कैसे प्रदान की जाती है? तो सहचर्य विधि में भाषा की आरंभिक जो शिक्षा है वो खेल खेल में प्रदान की जाती है। बच्चों को खेल खेल में भाषा की शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक शिक्षक पाठ पढ़ने के बाद अपने छात्रों को गृह कार्य क्यों देता है, होमवर्क क्यों दिया जाता है? तो गृह कार्य करने से छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास होता है। यानी कि अगर कोई गृह कार्य दे दिया, मान लीजिए आपने बच्चों से कहा कि आज हमने ये पाठ पढ़ाया है, आपको 5 प्रश्न दे रहे हैं, इन 5 प्रश्नों का आपको उत्तर लिख करके ले आना है। तो इससे बच्चों में क्या होगा, बच्चों में स्वाध्याय की आदत बढ़ेगी। बच्चे घर पर जाकर के उस पाठ को दोबारा से पढ़ेंगे, फिर प्रश्नों को देखेंगे, फिर अपने मन से कोई विचार उसमें लिखेंगे, ठीक है? तो ये शिक्षक क्या करता है कि बच्चों में स्वाध्याय की आदत को बढ़ाने के लिए उनको गृह कार्य या फिर होमवर्क दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का क्या लाभ होता है? शिक्षण सहायक सामग्री से अर्थ है कि आप कोई मान लीजिए चार्ट लेकर के जा रहे हैं, या फिर ओलम की अनार आम का एक कोई चार्ट लेकर के जा रहे हैं, मैप लेकर के जा रहे हैं, तो बच्चों को पढ़ाने में जो मदद करती हैं वो सारी सामग्रियां
TLM या फिर शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती हैं। तो देखिए, शब्दों के अर्थ निकालने एवं उनके उच्चारण शुद्ध शुद्ध करने में शिक्षण सहायक सामग्री हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। मान लीजिए आप बच्चों से कह रहे हैं कि बच्चों ये देखिए आ है, अब आप इसका अर्थ निकालेंगे, आ को कैसे समझाएंगे, तो आप एक चार्ट लेकर के जाएंगे, चार्ट में आ से आम बना होगा, आप कहेंगे देखिए बेटा ये आ से आम है, ये आ से अनार है। तो ये जो है शब्दों के अर्थ निकालने, उनके उच्चारण को शुद्ध करने में शिक्षण सहायक सामग्री हमारा मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो समृद्ध भाषिक वातावरण, वातावरण अच्छा होना चाहिए, तभी बालक भाषा सीख पाएगा। जैसा उसको वातावरण मिलेगा वैसा ही वो भाषा सीखेगा। अगर हम घर की भाषा की बात करते हैं, मान लीजिए आप अपने घर पर ब्रज भाषा बोल रहे हैं, जो अपनी लोकल लैंग्वेज होती है, क्या कर रहे हो को कार्य क्या कर रहे हो, ऐसे करते हैं, तो बच्चा भी उसी के अनुसार सीखेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं अपने घर पर, तो बच्चा भी इंग्लिश बोलना सीख जाएगा, जबकि इंग्लिश बहुत कठिन लगती है। आजकल के जो अपने आसपास के लोग होते हैं, मतलब एमपी में विशेषकर इंग्लिश बहुत कठिन लगती है, लेकिन बालक को शुरू से अगर इंग्लिश में बात किया जाए, इंग्लिश के शब्दों से परिचित कराया जाए, तो बालक आसानी से इंग्लिश को सीख लेता है। तो समृद्ध भाषिक वातावरण, जैसा वातावरण मिलेगा बालक जो है भाषा को उसी तरह से सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण होता है? तो भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग जो है वो भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, शिक्षार्थियों में पढ़ने की संस्कृति का विकास करने के लिए क्या जरूरी है? तो पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री उपलब्ध कराना। अगर उनमें पढ़ने के प्रति आप जिज्ञासा पैदा करना चाहते हैं, तो उनको पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य कोई कहानियां लिख करके दीजिए कि ये कहानियां देखो हमने लिखा है, ये इस अखबार में ये कहानी निकली हुई है, इसको पढ़ो। तो उनको पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य भी पाठन सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए, अगर आप संस्कृति का विकास करना चाहते हैं, पढ़ने के लिए बच्चों में रुचि पैदा करना चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की कौन सी प्रणाली प्रचलित है? तो प्राथमिक स्तर पर हम गीत प्रणाली का प्रयोग करते हैं, ठीक है, पोएम सिखाने के लिए। आपने अभी एक रील वगैरह भी वायरल हुई है, आपने देखा होगा, ओ टमाटर बड़े मज़ेदार, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, है ना, ये अभी रील वायरल हो रही है। उसमें क्या होता है कि गीत प्रणाली का यूज किया जाता है, बच्चों को गीत के माध्यम से एक्शन करके बच्चों को दिखाया जाता है, जिससे कि बच्चे जो है कविता शिक्षण को आसानी से सीखते हैं, समझते हैं। 13 नंबर देखिए, बोलने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपके एग्जाम में एक शब्द, अनेक शब्द ये भी आते हैं, उपसर्ग प्रत्यय भी आते हैं, विलोम शब्द भी आते हैं, तो ये भी आपका लगभग 5 नंबर कवर करते हैं, तो इनको भी आपको प्रीवियस ईयर वाले जरूर देख लेना है। तो बोलने की इच्छा को हम विविच्छा कहते हैं, बाकी मरने की इच्छा को मुमूर्छा कहते हैं। ये सारा हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, बचपन किस प्रकार की संज्ञा का शब्द है? तो बचपन जो है वो भाववाचक संज्ञा का शब्द है, याद रखिएगा, बचपन एक तरह की भाववाचक संज्ञा का शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कलाकारों का एक वचन क्या होगा? बहुवचन एक वचन पूछा जाता है, तो कलाकार शब्द का जो है एक वचन क्या होगा? तो मतलब कलाकारों शब्द का एक वचन क्या होगा? तो कलाकार जो है वो एक वचन होगा और कलाकारों जो है वो बहुवचन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा? एक नंबर की संधि भी आती है, एक नंबर का आपका समास भी आता है, तो पुस्तक प्लस आलय, ये पुस्तकालय शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 17 नंबर देखिए, भरमार शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अगर कोई चीज़ आपके पास में अधिक मात्रा में है, भरमार हो गई किसी चीज़ की, तो वो पर्यायवाची भरमार का क्या होगा? तो प्रचुरता, प्रचुरता का मतलब है आवश्यकता से अधिक आपके पास में चीज़ है, प्रचुर मात्रा में है, तो हम उसको भरमार कहते हैं कि हमारे यहाँ पर ये चीज़ भरमार मात्रा में है, ठीक है। 18 नंबर देखिए, कौन सा भाषा शिक्षण का सबसे सरल उपाय है? तो स्कूली जीवन को बाहरी जीवन से अगर जोड़ा जाए तो भाषा शिक्षण का सबसे सरल उपाय होता है, बच्चों को लेकर के जाइए खेल के मैदान में, उनको सिखाइए, तो जो स्कूली जीवन है आप उसको बाहरी जीवन से जोड़ेंगे तो ये आसानी से बच्चे जो है उस भाषा को समझेंगे, वहाँ पर कौन सी भाषा यूज हो रही है। आप उनको चिड़ियाघर में लेकर के जाइए, उनको दिखाइए कि चिड़ियाघर में ये चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं, तो बच्चे जो है बाहरी जीवन को अगर आप स्कूली जीवन से जोड़ देंगे तो बच्चे आसानी से सीखते हैं। 19 नंबर, भाषा शिक्षण का क्या दायित्व है, क्या महत्वपूर्ण, क्या योगदान है हमारे जीवन में भाषा शिक्षण का? तो विद्यार्थियों को सीखी हुई भाषा में संप्रेषण के लिए सक्षम बनाना। अगर आप किसी बालक को कोई भाषा सिखा रहे हैं तो क्यों सिखा रहे हैं? जिससे कि वो उस भाषा में दूसरों से बातचीत कर सके, अपने मन में जो विचार है वो दूसरों तक पहुंचा सके, यानी संप्रेषण कर सके। अगर आप इंग्लिश सिखाते हैं तो इसलिए सिखाते हैं कि वो दूसरों से इंग्लिश में बात कर सके, ठीक है। तो संप्रेषण के लिए भाषा शिक्षण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है।
20 नंबर देखिए, किशोरावस्था में चरित्र विकास किससे प्रभावित होता है? तो मित्रमंडल, परिवार और समाज से। यानी बच्चा जब बड़ा होता है, 12 से 18 साल की एज होती है, उसको बोलते हैं कि ये बिगड़ने और बनने की एज होती है। क्योंकि इसमें जिस तरह के बालक का मतलब कि जिस तरह के उसकी मित्रमंडली होगी, जिस तरह के दोस्त बनेंगे, जैसा परिवार होगा, जैसा समाज में वो रहेगा, वही सारी चीज़ें वो सीखता है। अच्छे दोस्त मिल गए, अच्छे समाज वाले मिल गए, तो वो अच्छा इंसान बन जाता है। और अगर कहीं वो गलत संगत में पड़ गया, तो वो गलत इंसान बन जाता है। तो ये जो है संगत का असर जो है किशोरावस्था में ही पड़ता है। और संगत में कौन-कौन आता है? मित्रमंडल आता है, परिवार आता है और समाज आता है, जिसके साथ में बालक हमेशा रहता है। 21 नंबर देखिए, भाषा शिक्षण में संप्रेषण की कुशलता कैसे बढ़ती है? तो प्रशिक्षण से संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है। आपने इंग्लिश जैसे आप बोल रहे हैं, तो इंग्लिश में एक अमेरिकन आती है, ठीक है ना? अमेरिकन इंग्लिश अलग जो है उसमें बोली जाती है, ठीक है? और मतलब बहुत सारी इंग्लिश होती है, फ्रेंच इंग्लिश अलग लैंग्वेज में बोली जाती है, मतलब फ्लुएंसी उसकी अलग होती है। तो वो प्रशिक्षण से आपको आएगा कि भाषा शिक्षण में जो संप्रेषण है, वो आपको प्रशिक्षण से मिलेगा। कोई इंग्लिश बोलता है, नॉर्मल इंग्लिश बोलता है, कोई बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, ठीक है? तो ये आपका प्रशिक्षण से जितना आप प्रयास करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको संप्रेषण में कुशलता प्राप्त होगी। 22 नंबर देखिए, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्यों? तो इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। जो लोकगीत होते हैं, जो लोकल वाले सॉन्ग होते हैं, जैसे कि लांगुरिया होता है ना? तो इसको जो है कह रहे हैं कि भाषा की कक्षाओं में इसको यूज़ किया जाना चाहिए। उससे क्या होता है? तो उससे अपनी आसपास की जो संस्कृति होती है, जो वातावरण होता है, उससे बच्चा परिचित होता है। 23 नंबर देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन पर मुख्य आधार क्या होना चाहिए? यानी कक्षा 1 से 5 तक के बालक के लिए आप बाल साहित्य बना रहे हैं, तो आपका मुख्य आधार क्या होना चाहिए? तो रोचक विषय वस्तु होनी चाहिए, कहानियाँ होनी चाहिए, उसमें कॉमिक होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को अच्छा लगे, बच्चे पढ़ने में रुचि ले सकें, ठीक है? कोई आप मतलब कठिन शब्द लिख देंगे तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं। आपने ज़्यादा कठिन शब्द या फिर कह सकते हैं साहित्यिक शब्दों का यूज़ कर दिया, तो बच्चे बोर होने लगते हैं। भाई 1 से 5 तक के बच्चों को क्या पता है कि कैसे कठिन शब्दों को हम इसका अर्थ क्या होता है, भाई उनको तो पता नहीं है। तो वो बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं लेंगे। इसलिए रोचक विषय वस्तु का आपको जो है इस्तेमाल किया जाना चाहिए, अगर आप बाल साहित्य का जो है निर्माण कर रहे हैं। 24 नंबर, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है? तो भाषिक परिवेश की उपलब्धता का अंतर होता है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में। अगला देखिए नंबर 25, संप्रेषण किसे कहते हैं? तो अभी आपको संप्रेषण के बारे में हमने बताया है। अपने भावों विचारों को दूसरे के साथ में व्यक्त व्यक्त करना, दूसरों के भावों विचारों को समझना ही संप्रेषण कहलाता है। तो भाव एवं विचारों के आदान प्रदान को हम संप्रेषण कहते हैं। बातचीत करने को हम संप्रेषण कहते हैं। थोड़ा-सा क्रैकर्स वगैरह, पटाखे वगैरह चल रहे होंगे, तो थोड़ा उसको आप लोग जो है नेग्लेक्ट कीजिएगा। भाई दिवाली है तो चलते ही हैं, उसमें क्या कर सकते हैं। एक बालक सामान्यतः किस विषय में अधिक रुचि लेता है? तो जो वास्तविक जीवन से संबंधित विषय होता है, उसमें बालक हमेशा अधिक रुचि लेता है। 27 नंबर देखिए, हिंदी शिक्षण को उन्नत बनाने का उपयुक्त साधन कौन-सा है? कौन-कौन से साधन हैं जो हिंदी शिक्षण को उन्नत बनाते हैं? तो श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड होना चाहिए आपकी कक्षा में, मानचित्र होना चाहिए, मैप होना चाहिए और पाठ्यपुस्तक होना चाहिए। ये 3 ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हिंदी शिक्षण को उन्नत बनाने का जो है महत्वपूर्ण साधन होती है। अब मैप में आप यही मत समझिए कि भारत का मैप हो, वर्ल्ड का मैप हो। ये मैप में आपका वो सारे चार्ट आ जाते हैं जिसमें आनाराम लिखा रहता है, ओलम लिखी रहती है, बाराखड़ी लिखी रहती है। ये सारे इस मानचित्र के अंदर आ जाते हैं। 28 नंबर देखिए, जिह्वा के भागों के आधार पर हिंदी वर्णमाला में स्वरों के कितने भेद हैं? तो सीधे फैक्ट वाला प्रश्न है। जिह्वा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। 29 नंबर देखिए, जब उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप करते हैं तो कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ऐसे ही आपसे परिभाषा दी गई थी आपके एग्जाम में कि उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप किया जाए तो कौन सा अलंकार बनेगा? तो वो रूपक अलंकार बनेगा। इसमें रूपी अर्थ निकलेगा, ठीक है? जैसे कि अंधा है कुआं, कुआं कैसा है? अंधा है, ठीक है? अंधा है कुआं, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। मतलब कुल मिलाकर के एक अर्थ निकलता है। रूपी शब्द का यहाँ पर ज़्यादातर यूज होता है, तो वो रूपक अलंकार आपको होता है। लेकिन आपसे परिभाषा सीधे पूछी जाती है कि उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप क्या बनेगा? तो वो आपका रूपक अलंकार बनेगा। 30 नंबर देखिए, राजपुत्र में कौन सा समास होगा? तो राजपुत्र में तत्पुरुष समास होता है। ये समास भी आपसे 1 नंबर का पूछा जाता है। तो राजपुत्र में राजा का पुत्र का विभक्ति है, तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। सांप का तत्सम रूप क्या होता है? तत्सम तद्भव भी 1 नंबर के पूछे जाते हैं। तो सांप का तत्सम रूप सर्प होता है। तत्सम और तद्भव में क्या अर्थ है? तत्सम का अर्थ है पहले के समान, यानी संस्कृत से जैसे का तैसा उठा करके हमने यूज कर लिया तो तत्सम हो गया। और संस्कृत से बिगड़े हुए, मान लीजिए ये सर्प है, सर्प संस्कृत में सर्प को सर्प ही कहते हैं, लेकिन इसका बिगड़ा हुआ रूप सांप हो जाता है, जो मतलब बोलने में आसान होता है। तो जो सांप है वो इसका तद्भव हो जाएगा और इसका तत्सम सर्प हो जाता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो बोलने में कठिन हो तो वो समझ लीजिए तत्सम है, जो बोलने में आसान हो समझ लीजिए तद्भव है। 32 नंबर देखिए,
आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें कैसे पढ़ाएंगे? यानी कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो आप कैसे पढ़ाएंगे? तो समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा नई नई एक्टिविटी करके आप उनको और पढ़ाएंगे और चीज़ों को समझाएंगे और जो है उनको व्यस्त रखेंगे चीज़ों को पढ़ाने में और चीज़ों को सीखने में उनको व्यस्त रखेंगे, क्योंकि वे अति मेधावी हैं तो जल्दी चीज़ों को समझ रहे हैं। तो समृद्धिकरण कार्यक्रम के द्वारा आप उन्हें पढ़ाएंगे। 33 नंबर देखिए, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना किसे प्रभावी बनाता है? तो भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना। आप सामान्य भाषा में बात कर रहे हैं, बालक आपकी बात सुन रहा है, लेकिन आपने बीच में कोई मुहावरा बोल दिया, 9-2-11 हो गया या फिर ऊँट के मुंह में जीरा हो गया, ये सारे मुहावरे अगर आप बोल देंगे तो आपकी जो भाषिक अभिव्यक्ति है उसका ज़्यादा असर पड़ेगा बालकों के ऊपर। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ क्या करती हैं? भाषिक अभिव्यक्ति को और महत्वपूर्ण बनाती हैं और प्रभावी बनाती हैं। 34 नंबर देखिए, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग करना मतलब क्या सुनिश्चित करता है? अगर हम समाचार पत्र पत्रिकाओं का यूज भाषा की कक्षा में कर रहे हैं तो वो क्या सुनिश्चित करेगा? शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, जो आपकी समाचार पत्र हो गए या फिर पत्रिकाएं हो गई, वो भी एक तरह की टीएलएम के अंतर्गत आती हैं, शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आती हैं। तो यह सुनिश्चित करता है कि कक्षा में शिक्षण सामग्री का प्रयोग हो रहा है। 35 नंबर देखिए, प्राइमरी कक्षा में पठन शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए? तो प्राइमरी कक्षा हो या कोई भी कक्षा हो, कभी भी आपको याद करना इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ों को आपको रटाना नहीं है। ये नेगेटिव टैग वर्ड होता है, जहाँ पर भी आपको याद करना, रटना, ठीक है, केवल, ये सारे शब्द देखने को मिल जाएँ तो समझ लीजिएगा ये नेगेटिव टैग वर्ड है। ऐसे ऑप्शन को तुरंत एलिमिनेट कर देना है। जो डिटेल वाली हमने वीडियो बनाई है 30-30 प्रश्नों वाली, वो भी आप ज़रूर देख करके जाइएगा। उसमें ये सारे टैग वर्ड हमने, सारी ट्रिक्स हमने आपको बताई हैं, सारी चीज़ें आपको समझाई हैं। तो सारी वीडियो आपको देख करके जाना है, आप जब भी एग्ज़ाम में जा रहे हों। 36 देखिए, संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर क्या होता है? तो संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर ज्ञान होता है। अगला देखिए नंबर 37, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? मतलब कि अलग अलग संस्कृति के वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई पंजाबी है, कोई समझ लीजिए क्रिश्चियन है, मतलब बहुत सारे बच्चे वहाँ पर अलग अलग संस्कृति के पढ़ रहे हैं। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? परस्पर बातचीत करने का अधिक से अधिक जो है मौका यहाँ पर देना चाहिए। जितने भी बालक अलग अलग संस्कृति के हैं, वो अगर आपस में बातचीत करेंगे तो वो एक दूसरे की संस्कृति को जानेंगे, एक दूसरे की संस्कृति को पहचानेंगे। तो अधिक से अधिक बात करने का मौका दिया जाना चाहिए। 38 देखिए, 38 नंबर, वाइगोस्की के अनुसार सीखने को किससे पृथक नहीं किया जा सकता है? तो सीखने को उसके सामाजिक संदर्भ से पृथक यानी कि अलग नहीं किया जा सकता है। 39 देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अभिप्राय है? व्यापक शब्द का क्या अर्थ होता है? तो व्यापक का अर्थ है संज्ञानात्मक एवं सह संज्ञानात्मक, यह व्यापक का अर्थ होता है। 40 नंबर देखिए, कहानी, कविता, गीतों, नाटकों के माध्यम से बच्चे किससे जुड़ते हैं? तो अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, क्योंकि जो कहानियाँ होती हैं उनकी सांस्कृतिक धरोहर के बारे में बताती हैं। जो लोकल गीत होते हैं वो उनके सांस्कृतिक धरोहर के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। पहले क्या है, दादा दादी लोग कहानी सुनाते थे, एक राजा था, एक रानी थी, ठीक है, उन्होंने ऐसे लड़ाई की, उन्होंने ऐसे युद्ध किया, इस चीज़ का निर्माण करवाया, इसका ये करवाया। तो अपनी सांस्कृतिक धरोहर से बच्चे गीतों, नाटकों और कहानी के माध्यम से जुड़ते हैं। 41 नंबर देखिए, भाषा सीखने के लिए कौन सा साधन सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो अनुकरण करना। अनुकरण करने का मतलब है कि सीखना, चीज़ों को सुनना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप भाषा सीखना चाहते हैं तो उसका अनुकरण कीजिए, उसको सुनिए अच्छे से, मन में मंथन कीजिए, तभी आप उस भाषा को सीख पाएंगे, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। अगला देखिए, हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है? अगर आप किसी भी चीज़ का अनुभव ले रहे हैं तो भाषा आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर भाषा ही आपको नहीं आती है तो आप सीख ही नहीं पाएंगे, सामने वाला क्या बोल रहा है आप समझ ही नहीं पाएंगे। इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या होता है? तो देखिए, कक्षा में बच्चों को विभिन्न संदर्भ में अनुभव करने में, विभिन्न अनुभवों में स्वयं को जोड़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। कोई नई चीज़ अगर उसको सामने मिल रही है तो बच्चों को ये अवसर दीजिए कि बच्चे खुद को उस चीज़ से जोड़ सकें, तभी बच्चे आसानी के साथ में भाषा को सीख सकेंगे। 43 नंबर देखिए, संगीता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किसके प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? कोई संगीता नाम की जो शिक्षिका है वो कक्षा 8 में पढ़ा रही हैं और वो कविता के भावों के बारे में बात करने जा रही हैं, तो आप क्या कहेंगे, किसके बारे में उन्हें सचेत रहने के लिए कहेंगे? तो आपको बताना रहेगा कि कविता का एक निश्चित भाव या फिर निश्चित अर्थ नहीं हो सकता है। वो कभी भी वीर रस में जा सकती है, कभी भी हास्य रस में जा सकती है। तो एक निश्चित भाव नहीं होता है कविता का, ये आपको ध्यान रखना है, ये आप शिक्षिका को बताएंगे। अगला है, पत्र पत्रिका भाषा सीखने में क्या है? तो पत्र और पत्रिका भाषा सीखने में साधक होते हैं। ऑप्शन में दिया गया था साधक है, बाधक है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो याद रखिएगा, पत्र और पत्रिकाएं भाषा को सीखने में साधक होते हैं।
45 देखिए, सतसई में कौन सा समास है? तो सतसई में द्विगु समास है, जहाँ पर भी आपको नंबर्स देखने को मिल जाए, सतसई, अष्टाध्यायी, ठीक है, पंचभुज, तो जहाँ पर भी आपको शुरुआत का जो शब्द है वो अक्षर मतलब कि गिनती देखने को मिल जाए तो समझ लीजिए वहाँ पर द्विगु समास का यूज होता है। 46 नंबर देखिए, अब यहाँ पर आपका विभक्ति के बारे में पूछा है। विभक्ति हे, अरे, भो, ये किस कारक की होती है? तो संबोधन कारक की ये विभक्ति होती है, हे, अरे और भो, ठीक है, याद रखना है। 47 देखिए, वर्षा का पर्यायवाची क्या होता है? तो वर्षा का पर्यायवाची पावस होता है। ये बहुत बच्चे गलत करके आए थे। वर्षा का पर्यायवाची कुछ ऐसे सिंपल शब्द होते हैं जिनका पर्यायवाची आप नहीं पढ़ते हैं, विलोम आप नहीं पढ़ते हैं, वही आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वर्षा का पर्यायवाची पावस होता है। 48 देखिए, जो पूरा या भरा हुआ ना हो उसके लिए हम कौन से शब्द का यूज करेंगे, कौन से शब्द का इस्तेमाल करेंगे? जो पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है तो उसे हम अपूर्ण कहते हैं। अगला देखिए 49, यदि कोई बालक पढ़ते समय त्रुटियां करता है तो क्या करना चाहिए? तो अगर कोई बालक पढ़ते समय त्रुटि कर रहा है तो स्वयं सही पाठन करके उसको समझाना चाहिए। यहाँ पर पाठन कर लीजिए, स्वयं सही पाठन करके उसको बताना चाहिए। अगर वो कोई भी शब्द गलत पढ़ रहा है तो आप स्वयं उसको सही पढ़ करके सुनाइए कि बेटा ये ऐसा नहीं, ऐसा पढ़ा जाता है, ठीक है। अगला देखिए 50 नंबर, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद में स्थित है, जिसे अब प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का मुख्य आधार क्या है? तो भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का मुख्य आधार जो है समाज एवं सांस्कृतिक परिवेश होता है। इसी के आसपास, इसी को आधार बना करके हम भाषा को सिखाने का प्रयास करते हैं। 52 देखिए, योगात्मक मूल्यांकन साल में कितनी बार करना चाहिए? एक साल में योगात्मक मूल्यांकन कितनी बार करना चाहिए? तो मैक्सिमम 2 बार जो है आप योगात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं। अगला 53 देखिए, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित रहेगा? तो भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की स्थिति सही बन सके, सहज बन सके। यानी कि आप उस परिवेश का निर्माण कीजिए जहाँ पर बच्चे आसानी के साथ में भाषा को सीख सकते हैं। उस तरह का माहौल आपको क्रिएट करना रहेगा। 54 देखिए, स्वलीन विकार में बच्चों को क्या परेशानी होती है? तो स्वलीनता आपने पढ़ा है, एक तरह का विकार होता है। इसमें बच्चे अपनी बातों को बता नहीं पाते, बच्चों को बोलने में दिक्कत होती है, संप्रेषण में दिक्कत होती है। तो सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है बालक, जो भी स्वलीनता विकार से ग्रसित होता है, यानी बोलने में दिक्कत होती है। अगला देखिए, या फिर अपने भावों को प्रकट करने में दिक्कत होती है। 55 पे, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम किस पर बल देता है? तो जो संप्रेषण परक उपागम है वो संदर्भ में भाषा के प्रयोग की कुशलता पर अधिक बल देता है। कम शब्दों में अपने भाषा का प्रयोग आप कीजिए संदर्भ में। 56 देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? यानी अगर आप कक्षा 1 से 5 तक के बालकों को भाषा सिखाने चाह रहे हैं तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। अगर आप भाषा सिखा रहे हैं उसको तो इसीलिए सिखा रहे हैं कि वो अपनी बात को दूसरों के सामने रख सके। अगर वो इंग्लिश में, उसके सामने कोई अंग्रेज खड़ा हो गया आकर के, या फिर ब्रिटिशर्स या फिर कोई अन्य देश के लोग खड़े हो गए, अगर उसको इंग्लिश आती होगी तो वो अपनी बातों को उनको समझा सकेगा, तो अपनी बातों को दूसरों के सामने व्यक्त कर सके, इसलिए हम भाषा का ज्ञान अपने बच्चों को देते हैं। अगला देखिए, लिखना क्या है? सीधा यह प्रश्न पूछा गया था एमपी टेट वर्ग 3 में। तो यह एक तरह की बातचीत होती है जिसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर आप लिख रहे हैं तो किसी ना किसी ने कही होगी, तभी वो छापी गई है और तभी आप लिख रहे हैं। तो एक तरह की बातचीत होती है लिखना। 58 देखिए, भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष कौन सा होता है? तो सुनना तथा पढ़ना। अगर आप सुनेंगे नहीं तो आप भाषा नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। तो सुनना तथा पढ़ना जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अगर आप अधिग्रहण करना चाहते हैं, किसी भी भाषा को सीखना चाहते हैं। अगला देखिए, बोला भी गया है, एक अच्छा श्रोता जो है वही एक अच्छा वक्ता हो सकता है। अगर कोई भी चीज़ आप अच्छे से सुन नहीं रहे हैं तो आप उसका मतलब अच्छे से व्यक्त भी नहीं कर पाएंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस, विद्यालय के साथ साथ अन्य किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो जो संचार माध्यम होता है, यानी देखो परिवार तो महत्वपूर्ण है ही है, परिवार है, पड़ोस और विद्यालय, ये तो महत्वपूर्ण है, लेकिन जो संचार का माध्यम होगा वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा अगर आप भाषा सीखना चाहते हैं। 60 नंबर देखिए, भाषा की पाठ्य पुस्तक में किससे संबंधित पाठ होने चाहिए? तो विज्ञान, संस्कृति एवं साहित्य से संबंधित पाठ होना चाहिए भाषा की पाठ्य पुस्तक में। अगला देखिए 61 नंबर, पानी कैसी संज्ञा है? तो पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। आप देख सकते हैं, आप उसको छू सकते हैं तो वो मटेरियल नाउन या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी पानी।
अब देखिए इसमें हमने पैसेज को नहीं लिया है, ठीक है ना, गद्य और पद्य के पैसेज को नहीं लिया है क्योंकि बहुत आसान आते हैं। आप कहेंगे तो हम गद्य और पद्य के लिए कुछ ट्रिक्स वाली एक वीडियो बना भी देंगे, ठीक है, तो उसे आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो आपकी पेडागोजी और जो ये आपके विलोम हो गए, ये सारे शब्द जो है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, पोशाक का बहुवचन क्या होगा? तो पोशाक का बहुवचन पोशाकें होता है। चलिए 63 नंबर देखते हैं। देखिए 63 में है, एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम किसका प्रयोग होता है? तो भाषा अधिग्रहण करते समय सबसे पहले वह निरर्थक शब्दों का प्रयोग करता है, जिसका कोई शब्द मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होता, कुछ भी बोल देगा, ठीक है ना। तो जिसका कोई अर्थ नहीं होता क्योंकि अभी उसने सीखा नहीं है, अभी वो सीख रहा है। तो अब शब्दों को जोड़ना, अक्षरों को जोड़ना अभी उसने नहीं सीखा है, अभी शुरुआत है, तो वो निरर्थक शब्दों को बोलता रहता है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है शुरुआत में। 64 देखिए, भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिगम हेतु सबसे अनिवार्य पक्ष क्या है? तो हमने आपसे कहा था सबसे अनिवार्य है सुनना। अगर आप चीज़ों को नहीं सुनेंगे तो आप सीख नहीं सकते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण है सुनना। 65 नंबर देखिए, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कविता में रसानुभूति करना, कविता में कौन सा रस यहाँ पर आ रहा है उसको अनुभूति करना, ये कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। अगर वीर रस है तो आपके अंदर वीर रस का भाव पैदा हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर हास्य रस है तो आपको हंसते हुए दिखना चाहिए, तभी कविता जो है वो सारणीय होती है, तभी पता चलता है हाँ आप कविता को सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। 66 देखिए, एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? तो जो एकांकी पाठ होते हैं वो संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं जो एकांकी पाठ होते हैं। चलिए 67 देखिए, भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, ठीक है ना। देखिए 67 है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है? तो प्रत्यक्ष विधि है जो मातृभाषा को मीडिएटर नहीं बनाती है, मध्यस्थ नहीं बनाती है, बल्कि सीधे दूसरी भाषा को सीखने पर जोर देती है, हम उसे प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। 68 देखिए, गृह कार्य कैसा देना चाहिए? अगर आप होमवर्क दे रहे हैं बच्चों को तो कैसा देना चाहिए? बच्चों की क्षमता के स्तर के अनुसार, ठीक है ना। ऐसा नहीं कक्षा 1 का बालक है और आज आपने उसको बोल दिया कि 100 तक पहाड़े याद करके आना, तो ये उसकी क्षमता के बाहर है, वो नहीं याद कर सकता। अभी बालक बहुत छोटा है, कक्षा 1 का है, ठीक है ना, तो उसकी क्षमता के अनुसार ही आपको गृह कार्य देना रहेगा। 69 देखिए, निबंध रचना में दो गुणों यानी कला पक्ष और भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। विचारों की क्रमबद्धता का संबंध किस पक्ष से है? दो गुण होते हैं, एक तो कला पक्ष और एक भाव पक्ष। अगर हम विचारों की क्रमबद्धता की बात करते हैं तो किस पक्ष के अंतर्गत आएगा? तो ये आपका कला पक्ष के अंतर्गत आता है। अगला देखिए 70, कक्षा 1 के बच्चे किससे प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर विद्यालय जाते हैं? तो घर परिवार की परिभाषा, अगर बालक विद्यालय जा रहा है सबसे पहले कक्षा 1 में पहुंचेगा। अब तो एलकेजी यूकेजी भी चलने लगी है, नर्सरी भी चलने लगी है, पहले सीधे कक्षा 1 होता था। तो कक्षा 1 में बालक जा रहा है, अभी विद्यालय में कभी नहीं गया है, तो उसने क्या सीखा है अभी तक? अभी तक घर परिवार का जो परिवेश है, घर परिवार की बोलचाल की भाषा जो है वही उसने सीखा है। अब वो जो है विद्यालय में पहुंच गया है, अब आप जो उसे भाषा सिखाएंगे वो वह सीखेगा। 71 देखिए, बच्चों में सीखने से होने वाले प्रभावपूर्ण परिवर्तन क्या हैं? तो बच्चा कोई चीज़ सीखेगा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, ठीक है। अगर कोई बालक है, बालक स्कूल गया, स्कूल में उसने अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी, विवेकानंद जी के बारे में सीखा, महात्मा गांधी जी के बारे में सीखा, तो वो उनको फॉलो करेगा और उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। पहले जो बच्चा जोर से चिल्ला करके डांटता था, बोलता था, जब उसको विवेकानंद जी के बारे में पता चला तो उसकी भाषा चेंज हो गई, उसकी बोलने की तरीका चेंज हो गया, वो प्यार से बोलने लगा, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आया है। 72 देखिए, पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास कैसे होने चाहिए? तो भाषा की संरचना का यांत्रिक अभ्यास कराने वाले, यानी कि जो आपने पाठ पढ़ा है उसी के बारे में वे प्रश्न भी होने चाहिए। ऐसा नहीं पाठ आपने विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा है और क्वेश्चन आपसे विनोबा भावे के बारे में पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 73 देखिए, भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री का मुख्य दायित्व क्या है? मुख्य कार्य क्या होता है अधिगम सामग्री का? तो विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना, यह टीएलएम का मुख्य उद्देश्य होता है। वही बात है, टीएलएम का अर्थ है कोई चार्ट आप लेकर के गए हैं, जैसे कि डिक्शनरी आप लेकर के गए हैं और कोई बहुत गुड का अर्थ बच्चे को नहीं पता है कि गुड का अर्थ क्या होता है, तो ये डिक्शनरी होती है, वो डिक्शनरी में देखागा तो उसको पता चलेगा कि गुड का अर्थ होता है अच्छा, कोई अच्छा काम आप कर रहे हैं तो उसे हम गुड कहते हैं। तो ये क्या होता है? विषय वस्तु के कठिन स्थलों का, कठिन शब्दों का उचित स्पष्टीकरण करना, ये आपका टीएलएम का मुख्य उद्देश्य होता है। 74 देखिए, गद्य पाठों के मौखिक पठन का मुख्य तत्व क्या है? गद्य जो पाठ होते हैं अगर आप उनको पढ़ रहे हैं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, बोल करके पढ़ रहे हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शुद्ध शब्द का उच्चारण, यानी कि शब्दों को शुद्धता के साथ में आप उच्चारण कर सकें, इसलिए हम पाठों को पढ़ते हैं, मौखिक उच्चारण करवाते हैं बच्चों से भी। अगला देखिए 75,
अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है? किसने अहम केंद्रित भाषा को महत्वपूर्ण बताया था? तो पियाजे महोदय ने अहम केंद्रित भाषा को महत्वपूर्ण बताया था। 76 देखिए, विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थियों को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है, वह विधि क्या कहलाती है? सही आंसर आपका हो जाएगा, वह विधि ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और आपको एक बात और बता दें, देखिए जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, पहले दिन जिनका भी एग्जाम रहेगा, तो आप लोगों को एक काम करना रहेगा, आप एग्जाम देकर के जैसे ही बाहर निकलेंगे, जितने भी प्रश्न आपको याद रहेंगे, हम व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रश्नों को जरूर भेजेंगे। ठीक है ना, ऐसे 7052547003 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, इस पर आप अपने प्रश्नों को जरूर भेजेंगे अपने नाम के साथ में। ठीक है, तो हम उन प्रश्नों को बता दिया करेंगे, भाई इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, एक दूसरे की मदद मिलेगी। अब ये कोई सिलेक्शन वाला टेस्ट तो है नहीं कि आप बता देंगे तो दूसरा आगे निकल जाएगा। भाई चयन परीक्षा तो है नहीं आपकी, है ना, ये केवल क्वालिफाई करना है, तो दूसरों की मदद हो जाएगी। आप दूसरों की मदद करेंगे, दूसरे आपकी मदद करेंगे, तो डेली एग्जाम का हम एनालिसिस कराएंगे, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दोनों का। तो आपको यही करना है, जैसे ही आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलें, जितने भी क्वेश्चन आपको याद रहें, इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम के साथ में सेंड कर देंगे। अगले दिन हम जब उसका मतलब उसी दिन जब एनालिसिस कराएंगे, तो आपका नाम भी उसमें लिया जाएगा। 7052547003 याद रखना, 705254547003, 7052545703 याद रखिएगा। अगला देखिए, तो ये आपकी ह्यूरिस्टिक विधि हो गई। 77 देखिए, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप हिंदी क्यों सीखना चाहते हैं? तो दैनिक जीवन में हिंदी को समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करने के लिए द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी को सीखा जाता है। 78 देखिए, कविता शिक्षण के अंत में सस्वर पाठ के सोपान का उद्देश्य क्या है? कविता शिक्षण जब हो गई, कविता आपने पढ़ा दिया, तो एक बार आप लास्ट में जो है उसको सस्वर यानी कि एक कह सकते हैं ट्यूनिंग के साथ में आप उसको पढ़ने के लिए बोलते हैं, तो क्या उद्देश्य होता है? तो कविता के भावों से अवगत कराना, यह इसका मुख्य उद्देश्य होता है। थोड़ा सा स्पीड तेज करते हैं क्योंकि वीडियो लगभग आधे घंटे की हो चुकी है, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। ज्योत्सना का क्या अर्थ होता है? तो ज्योत्सना का अर्थ है चंद्रमा का प्रकाश। उज्ज्वल का विलोम क्या होगा? तो आपको पता ही है, उज्ज्वल माने उजाला और धूमिल माने धुंधला हुआ। ठीक है, तो याद रखने का, उज्ज्वल का विलोम धूमिल होगा, ये आपको याद रखना है। 81 देखिए, निर्विकार में कौन सी संधि होगी? तो निर्विकार में विसर्ग संधि होती है। संधि विच्छेद करेंगे तो निहि प्लस विकार, और इसका बराबर हो जाएगा आपका निर्विकार, जिसमें कि विसर्ग संधि आपको देखने को मिलेगी। 82 देखिए, पाठचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद, अंताक्षरी, भाषण, वाद विवाद किसमें सहायक होते हैं? तो शिक्षक के कार्यभार को कम करने में ये सारी चीजें सहायता करती हैं। 83 देखिए, सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, या किस ओर संकेत कर रहा है? मतलब कि लिखा था जीवन, लेकिन उसने जिंदगी पढ़ दिया, तो यह अक्षर पहचान के बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, यानी कि उसमें एक पूरी तरह से डूब चुकी है, वो उस अर्थ को पहचान रही है, अक्षर को पहचानने का प्रयास नहीं कर रही है, इसलिए जीवन को जिंदगी भी पढ़ दिया। जीवन और जिंदगी दोनों एक ही बात होता है, यानी कि वो अर्थ को समझ रही है। 84 देखिए, भाषा शिक्षण का कार्य है भाषा विषयक जटिल आदतों का निर्माण करना। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो रॉबर्ट लाडो महोदय ने यह कहा था कि भाषा शिक्षण का कार्य है भाषा विषयक जटिल आदतों का निर्माण करना। 85 देखिए, किसी प्रदेश विशेष में बोली जाने वाली भाषा को आप क्या कहेंगे? तो उसे हम क्षेत्रीय भाषा या फिर प्रादेशिक भाषा कहते हैं। 86 देखिए, निगमन विधि में छात्र कैसे अग्रसर होता है? तो निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर छात्र अग्रसर होता है। 87 देखिए, इकाई विधि के कितने सोपान होते हैं? तो इकाई विधि के कुल 5 सोपान होते हैं। फैक्ट वाला प्रश्न है, आपको याद रखना है। 88 देखिए, दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो एक से अधिक। दल का अर्थ ही होता है बहुवचन, यानी कि अगर एक होगा तो वो दल नहीं बनेगा, एक से अधिक होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, तो दल का रूप ले लेगा। तो दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या एक से अधिक होनी चाहिए। 89 देखिए, भाषा विकास का द्वितीय चरण कौन सा है? तो भाषा विकास का दूसरा चरण है बोलना, पहला चरण है सुनना। जब आप सुनेंगे तभी आप बोल पाएंगे, तो पहला चरण सुनना हो जाएगा, दूसरा चरण आपका बोलना हो जाएगा। 90 देखिए, ध्वनि साम्य विधि के द्वारा क्या सिखाया जाता है? तो ध्वनि में साम्य रखने वाले शब्दों को एक साथ बोल करके सिखाया जाता है, यानी कि जो स्वर वाले शब्द हैं उनको एक साथ बोल करके सिखाएंगे, व्यंजन वाले जो है उनको अलग से बोल करके सिखाएंगे। तो जो साम्य रखने वाले शब्दों को एक साथ बोल करके सिखाया जाता है ध्वनि साम्य विधि में। छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि कौन सी होती है? तो अगर आपको छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना है, तो छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना। जो भी उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, पढ़ने में, लिखने में, सुनने में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको जो है उनका निदान करना ही उपचारात्मक शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 92 देखिए,
क्षितिज का अर्थ क्या होता है? तो वह स्थान जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। पृथ्वी आकाश कभी मिलते नहीं हैं, लेकिन दूर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि पृथ्वी और आकाश मिल रहे हैं, तो उसी को हम क्षितिज कहते हैं। 93 देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसे दिया जाना चाहिए? तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है आपको दिया जाना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ है कोई चलने में अक्षम है, कोई सुनने में अक्षम है, ठीक है ना? कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, तो सबकी विभिन्नताएँ हैं, अलग-अलग प्रकार के बच्चे हैं, तो व्यक्तिगत विभिन्नता को आपको महत्व देना चाहिए। 94 देखिए, परिभाषा से उदाहरण की ओर भाषा शिक्षण की कौन-सी विधि है? तो यह आपकी निगमन विधि होती है, जिसमें पहले आप परिभाषा देते हैं, उसके बाद में आप उसको उदाहरण बताते हैं, तो ये आपकी निगमन विधि के अंतर्गत आ जाएगा। 95 देखिए, लिखने पढ़ने से पूर्व सीखना चाहिए, ये किसका विचार है? किसने कहा था कि भाई लिखने पढ़ने से पहले पहले आपको सीख लेना चाहिए? तो लेडी मॉन्टेसरी के द्वारा यह वक्तव्य कहा गया था। 96 देखिए, 96 है, प्रगति पत्र अर्थात रिपोर्ट कार्ड तैयार करने से शिक्षक को अपने प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में क्या सोचने का मौका मिलता है? अगर आप रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं तो क्या पता चलता है? तो उसने सत्र के दौरान क्या सीखा और किस क्षेत्र में उसे ज़्यादा मेहनत करनी है। आप 1 साल का पूरा रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं, ठीक है, कक्षा 8 के एग्जाम हुए हैं, आपने सारी चीज़ें देख ली, उसका रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं, तो आपको क्या पता चल रहा है कि भाई इसने इसमें क्या है कि विज्ञान में इसने बहुत कम सीखा है, हिंदी में अच्छा सीखा है, साइंस में कम नंबर रह गए, मैथ में अच्छे नंबर आ गए, तो आपको पता चल रहा है कि किस चीज़ में आपको अगली साल मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। 97 देखिए, विशिष्ट उद्देश्य किससे संबंधित होते हैं? तो विषय वस्तु से संबंधित होते हैं विशिष्ट उद्देश्य। 98 देखिए, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? यानी कि हिंदी भाषा जो है प्राथमिक स्तर पर अधिक महत्वपूर्ण क्यों होती है? तो हिंदी भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जो है हिंदी भाषा प्राथमिक स्तर पर महत्वपूर्ण होती है। 99 देखिए, शिक्षण प्रक्रिया के चर कौन-कौन से हैं? कौन-कौन से तत्व होते हैं शिक्षण प्रक्रिया में? तो शिक्षण प्रक्रिया में 3 चर होते हैं। शिक्षक, एक तो शिक्षक होता है, दूसरा शिक्षार्थी होता है जिसको शिक्षा दी जा रही है, और तीसरा सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम होता है। ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं शिक्षण प्रक्रिया में। अगला है क्वेश्चन नंबर 100, बच्चों के हकलाने के पीछे सबसे उचित कारण कौन सा है? तो सबसे उचित कारण है कि वे बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस कर रहे हैं। यानी कि अगर बहुत सारे, जैसे मान लीजिए स्टेज पर किसी बच्चे को खड़ा कर दिया गया तो वो हकलाने लगता है, बोल नहीं पाता, क्यों? तो इससे ये पता चलता है कि बालक जो है वो बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस कर रहा है। तो ये आपके 100 प्रश्न हो गए हैं, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न हमने कवर करा दिए हैं। यही प्रश्न आपको टॉप 100 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। 10 से 12 नंबर आप इसी वीडियो से कवर कर लेंगे, ठीक है। बाकी आपका गद्य और पद्य तो है ही है, बाकी हम गद्य पद्य की भी एक वीडियो लेकर के आ जाएंगे, तो ट्रिक के माध्यम से आपको समझा देंगे। इससे पहले भाई पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस की टॉप 200 प्रश्नों की वीडियो बना चुके हैं, उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। सीडीपी की टॉप 200 प्रश्नों की वीडियो बना दी है, वो भी आपको देख लेना है। और डिटेल्ड वीडियो जो 30-30 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट हैं वो भी हमने अपलोड कर दिए हैं, उसमें हमने हर एक ऑप्शन के बारे में पूरा डिटेल में आपको समझाया है, तो वो भी आपको देख लेना है। निश्चित रूप से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, आप आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर ध्यान रखिएगा 7052547003, ठीक है। इस नंबर पर आपको अपने नाम के साथ में अपने प्रश्नों को सेंड कर देना है। इसको सेव कर लीजिए भाई, जिनका भी एग्जाम है। बाकी नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर फ्री में आपके लिए हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।